नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी साहित्य पाठशाला चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगा यूपीएससी के लिए हिंदी साहित्य का सटीक मार्गदर्शन। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी लिटरेचर को ऑप्शनल चुना है तो यह चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए हम चाहेंगे कि ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मेरा नाम है विकास। मैंने बीटेक कर रखा है एनआईटी जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद से लगातार मैं जॉब में हूँ। और अभी वर्तमान में मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल जिसको कहते हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर एक पीएसयू है, उसमें मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जैसा कि नॉर्मली होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अपने जॉब के दौरान मेरा रुझान थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की ओर गया और करीब 2-3 साल मैंने इसकी तैयारी करी। यूपीएससी में मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेकार सा रहा। मैंने 3 बार लगभग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स भी एक बार भी क्लियर नहीं हुआ। 2023 का जो पीटी था, जिसको सबसे टफ़ पीटी कहा गया, अब तक शायद सबसे लोअर कट ऑफ उसका रहा है, उसमें GS1 क्लियर हुआ, GS2 नहीं हुआ, और बाकी दोनों बार GS2 क्लियर हुआ था, GS1 नहीं हुआ था। ये यूपीएससी का हिस्ट्री रहा मेरा। लेकिन बीपीएससी में थोड़ा ठीक ठाक रहा है मेरा प्रदर्शन। बीपीएससी हम 2 बार दिए हैं, दोनों बार पीटी और मेंस क्लियर हुआ है, बट इंटरव्यू दोनों बार क्लियर नहीं हुआ। तो ये रहा मेरा अब तक का छोटा सा सफ़र। अब हम आते हैं कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य क्या है। मेरे इस चैनल का उद्देश्य क्या है? ये चैनल हम मूलतः उन अभ्यर्थियों के लिए बनाए हैं जो दिल्ली आकर महंगे कोचिंग्स में तैयारी नहीं कर सकते, जिनके लिए दूर गाँवों से, दिल्ली से जो बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए वहाँ से निकलकर दिल्ली आना बेहद मुश्किल है। वो अगर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए एक चैनल शायद एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन सकता है। इस चैनल में यूपीएससी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, और वो मैं कराऊंगा आपको। मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस पढ़ा था। मैंने ठीक ठाक तैयारी कर रखी थी, लेकिन पीटी ही नहीं हुआ तो बात अलग है, मौका नहीं मिला एग्ज़ाम देने का, पर तैयारी मेरी ठीक ठाक थी। तो हिंदी साहित्य में मेरा इंटरेस्ट भी था, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए भी मैं हिंदी साहित्य को एज ऑप्शनल ऑप्ट किया था। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिलेबस हम इस चैनल पर कवर करेंगे। सिलेबस के अलग पार्ट्स के लिए अलग वीडियोज़ आएंगे, मे बी आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो होगा, और हफ्ते में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 इतने ही वीडियो लेक्चर्स आएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर अपनी ओर से जो भी मेरी जानकारी है वो आप तक साझा कर सकूँ। ये रहा हमारे चैनल का उद्देश्य। अब बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, इसलिए आज हम सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। मेनली सिलेबस पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होगी इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। हमारी रणनीति क्या होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे पूरे सिलेबस को तो सिलेबस का जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, इस दोनों में बहुत लिंक बैठता है। तो तैयारी के दौरान अगर आपको सिलेबस की अच्छी समझ है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सब्जेक्ट पर पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सिलेबस पर चर्चा। चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं
हिंदी ऑप्शनल के दोनों पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, यूपीएससी हिंदी लिटरेचर, इसमें कुल मिला के आपको 2 पेपर मेंस में पूछे जाएंगे। एक है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 का होगा 2 पार्ट, पेपर 2 का भी होगा 2 पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट को हम कहेंगे खंड क, दूसरे को ख। उसी तरह इसमें भी पहला पार्ट खंड क कहलाता है, दूसरा खंड ख कहलाता है। ठीक है, ये जो पार्ट होगा वो हिंदी भाषा एवं नागरी लिपि का इतिहास। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, पेपर 2 में 2 पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो है पद्य साहित्य, या आप कह सकते हैं पद्य खंड, और दूसरा जो है वो है गद्य साहित्य या गद्य खंड। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया हमारे दोनों पेपर का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य का। अब हम आते हैं मूल सिलेबस पर। ये देखिए, ये यूपीएससी के वेबसाइट से जो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा सिलेबस का, ये वो है। इसमें आप देख पा रहे हैं दोनों पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का खंड का, जैसा कि मैंने कहा, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। उसका खंड ख हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसी तरह पेपर 2 में खंड क है पद्य साहित्य, खंड ख है गद्य साहित्य। तो ये हो गए टोटल 4 सेक्शन दोनों पेपर का। ठीक है, अब पेपर 1 के खंड क की हम बात करें, जिसमें हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है। इसमें मूलतः हमको हमारी जो हिंदी भाषा है उसके बारे में पढ़ना है। उस भाषा का इतिहास क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, वो आज जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में पहुंचने में किन किन व्यक्तियों का योगदान है, आज जो हिंदी का व्याकरण है उसका आधार क्या है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, हिंदी की कितनी क्षेत्रीय बोलियां हैं। ठीक है, राजभाषा के रूप में हिंदी किस तरह प्रयुक्त हो रही है, आज तकनीक की दुनिया में, टेक्नोलॉजी के युग में, कंप्यूटर के युग में हिंदी को क्या चैलेंजेस हैं, ये वो है। तो जो पहला खंड है वो मूलतः भाषा से संबंधित है और हमारी नागरी लिपि, जो हिंदी की अपनी लिपि है, उससे संबंधित है। जैसे आप देखेंगे, पहला जो पाठ है वो अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। ये क्या है, हिंदी की जो आरंभिक भाषाएं थी, आरंभिक बोलियां थी, जहाँ से हिंदी बढ़ते बढ़ते आज वर्तमान स्वरूप में आई है, उनमें अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी आती है। प्रारंभिक हिंदी के बाद ही आज का वर्तमान हिंदी का स्वरूप विकसित हुआ है। तो वहाँ पे व्याकरण का क्या संरचना था, अपभ्रंश में व्याकरण का क्या संरचना था, वचन वहाँ पे क्या थे, लिंग वहाँ पे कितने थे, क्या थे। उसी तरह अवहट्ट में क्या था, आगे चल के प्रारंभिक हिंदी में कैसा हुआ। तो ये आपको कंपैरिजन करना है, ये आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे व्याकरणिक स्वरूप अपभ्रंश से लेके वर्तमान की हिंदी तक परिवर्तित हुआ।
ठीक है। उसी तरह मध्यकाल में ब्रज भाषा का क्या स्वरूप था, अवधि का क्या स्वरूप था, उसका व्याकरण क्या था। ठीक है। इसके बाद आप आएंगे सिद्ध एवं नाथ साहित्य। सिद्धों और नाथों ने कुछ अपनी साहित्य लिखे। कई बार उस पर ये विवाद होता है कि क्या वो वास्तव में साहित्य है, इस चीज़ को लेकर विवाद होता है। दक्षिणी हिंदी का स्वरूप कैसा है, दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरिक लिपि का विकास, ये वो है जो आज की हिंदी है, जहाँ से आज की हिंदी आई है। तो 19वीं सदी में इसका विकास कैसे हुआ, इसका मानकीकरण कैसे हुआ। मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। आज जो स्टैंडर्ड हिंदी हम कहते हैं, वो स्टैंडर्ड हिंदी की किस बोली से लेकर, किस बोली के व्याकरण को लेकर बनाया गया। ठीक है। इसका क्या इतिहास रहा है, इस पर क्या विवाद चला, ये आप सबको पढ़ना है। गांधी का क्या योगदान था, लाला जी का क्या योगदान रहा, लाला लाजपत राय का क्या योगदान रहा हिंदी के मानकीकरण के लिए। दक्षिण के कुछ नेताओं का योगदान रहा हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए। हालांकि आज़ादी के बाद इसमें कई सारे विवाद आ गए। उन विवादों से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो स्वतंत्रता आंदोलन न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन था, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का भी आंदोलन था। साथ साथ में राष्ट्र निर्माण का कार्य भी चल रहा था। तो इस बात पर भी चर्चा होती थी कि एक स्वतंत्र भारत की अपनी राजभाषा क्या होगी, क्या हिंदी होगी, क्या अंग्रेजी रहेगी, क्या होगी। तो हिंदी को लेकर बहुत हद तक एक मत था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर बहुत हद तक एक मत था, यहाँ तक कि दक्षिण के नेताओं में भी, तमिलनाडु के नेताओं में भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी के बाद और आज तक हिंदी को लेकर इतना विरोध खास करके दक्षिण के राज्यों में देखा जाता है, ये आपको जानना है। ठीक है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, मतलब भारत के संविधान में हिंदी का क्या पोजीशन है। ठीक है। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, जो हम आज कंप्यूटर के युग में हिंदी का प्रयोग कैसे कर पाएँ अधिक से अधिक। आज तो बहुत आसान हो गया हिंदी पे टाइप करना कंप्यूटर पे, पहले के कंपैरिजन में। इसको और कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, ताकि हिंदी ना केवल किताबों की भाषा रहे, बल्कि डिजिटल भाषा के रूप में भी उभरे। ठीक है। हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, उनका परस्पर संबंध। इसके अलावा जो नागरी लिपि है हमारी, उसकी अपनी विशेषताएँ। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, इसका मतलब वही है जो हम बचपन में पढ़ते थे। जैसे हम समास पढ़ते थे, हम वचन पढ़ते थे, हम लिंग पढ़ते थे, लिंग भेद पढ़ते थे। जो व्याकरण हमने बचपन में पढ़ा है, ये वही व्याकरण है। तो उसका व्याकरणिक संरचना पढ़नी है हमको। ठीक है। तो ये हो गया हमारा खंड क। अब हम आते हैं खंड ख पर। पेपर 1 का जो खंड ख है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसको कई खंडों में विभाजित कर पढ़ते हैं। आमतौर पर हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसी तरह हिंदी साहित्य में भी पूरे साहित्य को अलग अलग खंडों में, कालखंडों में विभाजित किया गया है। कई लोग आए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको विभाजित किया, लेकिन हम जो बेस मानते हैं वो रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को बेस मानते हैं। उन्होंने पूरे साहित्य को 4 अलग अलग खंडों में विभाजित किया है। जैसे पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। इन 4 अलग अलग खंडों की अपनी प्रवृत्तियां हैं, अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है। इसके अलावा खंड ख में आपको कथा साहित्य पढ़ना है, आपको नाटक और रंगमंच के बारे में पढ़ना है,
आपको आलोचना के बारे में पढ़ना है और हिंदी गद्य की अन्य विधाएं के बारे में पढ़ना है। अब आप देखिए कि अगर हम इस पहले हिस्से की बात करें, दूसरे हिस्से की बात करें, जिसमें हिंदी साहित्य के चार अलग अलग कालखंडों को पढ़ना है, तो हमें इन कालखंडों की प्रवृत्तियाँ क्या थी, विशेषताएं क्या थी, वो सब पढ़ना है। और साथ साथ इन कालखंडों में कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए, जैसे आदिकाल में सिद्धनाथ और रासो साहित्य, इनके बारे में पढ़ना है। इस साहित्य के बारे में तो कई बार ये विवाद भी होता है कि ये वास्तव में साहित्य है कि नहीं, हम वो पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमको कुछ कवियों को पढ़ना है, जैसे यहाँ पे 4 कवियों का नाम दिया हुआ है, इन कवियों के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका आदिकाल का। इसके बाद आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल में भी वैसे ही वहाँ पे आपको कृष्ण भक्ति धारा मिलेगी, राम भक्ति धारा मिलेगी, सूफी काव्य धारा मिलेगी, संत काव्य धारा मिलेगी। इन सब की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है और उस कालखंड के जो प्रमुख कवि रहे हैं, जैसे कबीर हैं, जायसी हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, उनको पढ़ना है। इसी तरह रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ना है, उसकी प्रवृत्तियों को पढ़ना है, वहाँ किस तरह की कविताएं लिखी गईं, उस दौर में किस तरह की रचनाएं हुई, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब जानना है। और उस दौर से जुड़े जो प्रमुख रचनाकार हुए, जैसे बिहारी हैं, केशव हैं, पद्माकर हैं, घनानंद हैं, इन सब को पढ़ना है। उसी तरह यही चीज़ हमको आधुनिक काल में भी करनी है। आधुनिक काल में ही प्रमुख कवि आपको मिलेंगे, जैसे मैथिली शरण गुप्त मिलेंगे, जयशंकर प्रसाद मिलेंगे, निराला मिलेंगे, महादेवी वर्मा हैं, दिनकर हैं, अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध है, नागार्जुन है। ठीक है। अब आइए ज़रा इसके तीसरे सेक्शन में, जिसका नाम है कथा साहित्य। कथा साहित्य मतलब कहानी और उपन्यास, इसको हम कंबाइंड रूप में कथा साहित्य कहते हैं। इसके अलग अलग सेक्शंस हैं, उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास और प्रमुख उपन्यासकार, वैसे ही हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानीकार। ठीक है। इसमें आप देखिए, जब आप इसको शुरू करेंगे कथा साहित्य को, तो यहाँ से पेपर 2 में सीधा लिंक बैठता आपको नज़र आएगा। वो कैसे, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। इससे पहले आप देखिए, इसका पार्ट 4 है, नाटक और रंगमंच। इसमें हिंदी नाटक के बारे में पढ़ना है और प्रमुख नाटककारों को पढ़ना है, जैसे भारतेंदु हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, राम कुमार वर्मा हैं, मोहन राकेश हैं। और हिंदी रंगमंच का विकास। उसी तरह आलोचना, उसमें आलोचना क्या है, उसका उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है। सैद्धांतिक आलोचना क्या है, व्यवहारिक आलोचना क्या है, प्रगतिवादी आलोचना क्या है। ये आलोचना के अलग अलग स्वरूप हैं। और कुछ प्रमुख आलोचकों को पढ़ना है। ठीक है। तो पेपर 1 का जो खंड ख है वो क्या है, हमको 3-4 अलग अलग चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास क्या है, मतलब उसके क्या क्या कालखंड हैं, उन कालखंडों की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और उन कालखंडों से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार कौन कौन से हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या हैं। ठीक है। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा क्या है, कथा साहित्य। तो कथा साहित्य में उपन्यास है और कहानी है। तो उपन्यास का विकास कैसे हुआ, उपन्यास की क्या विशेषताएं होती हैं, उपन्यास कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। और उपन्यास का यथार्थवाद से क्या संबंध है, उपन्यास कैसे आदर्शवाद से लेकर यथार्थवाद तक पहुंचा और आगे चलकर चरम यथार्थवाद तक चला गया। तो ये कैसे संभव हुआ, ये पढ़ना है। और फिर प्रमुख उपन्यासकारों को पढ़ लेना है, जैसे जिनका नाम दिया हुआ है सिलेबस में। उसी तरह कहानी को लेकर हमको कहानी का उद्भव कैसे हुआ, कहानी का विकास कैसे हुआ, किन किन रचनाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा इन सब में, ये सब पढ़ना है। और फिर कुछ प्रमुख कहानीकारों को पढ़ लेना है, जिनका नाम आप देख रहे हैं सिलेबस में। उसी तरह नाटक और रंगमंच के बारे में भी यही,
नाटक का विकास कैसे हुआ, रंगमंच का विकास कैसे हुआ, भारतीय थिएटर का क्या योगदान रहा रंगमंच के विकास में, और फिर प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेना है। उसी तरह आलोचना का उद्भव और विकास कैसे हुआ, आलोचना के क्या क्या स्वरूप हैं, और फिर प्रमुख आलोचनाकारों को पढ़ लेना है, प्रमुख आलोचकों को पढ़ लेना है। तो ये हो गया पूरा का पूरा खंड ख, पेपर 1 का खंड ख और खंड ख। अब हम पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 मूलतः टेक्स्ट बेस्ड पेपर है, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ेंगे, किसी प्रमुख रचनाकार के टेक्स्ट को पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, और सवाल उस टेक्स्ट बुक से ही आएगा। जैसे मैंने इसका 2 पार्ट आपको बताया, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य का मतलब है मूलतः कविताएं। आप बेसिकली समझ लीजिए, तो किन किन कविताओं की पुस्तकों को पढ़ना है, किन किन कवियों की कविताओं की पुस्तकों को पढ़ना है, ये पेपर 2 के खंड क में साफ साफ दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले कबीर की चर्चा है, सूरदास की चर्चा है, तुलसीदास की चर्चा है, जायसी की चर्चा है, बिहारी की चर्चा है, गुप्त जी की चर्चा है, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला है, दिनकर हैं, अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं और नागार्जुन हैं। इन 12 कवियों की कुछ प्रमुख रचनाओं जिनका जिक्र पेपर 2 के खंड क में किया गया है, उन रचनाओं को पढ़ना है। जैसे कबीर की हमको कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था, उसके आरंभिक 100 पदों को पढ़ना है। 100 पदों यानी 100 दोहे पढ़ने हैं। तो पेपर 2 में क्या सवाल आएगा खंड क में, इन दोहों की व्याख्या पर सवाल आएगा। ठीक है। वैसे ही सूरदास की भ्रमर गीत सार एक पुस्तक है जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, उसके भी आरंभिक 100 पदों को पढ़ना है। इन 100 पदों को तो टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक है। उसी तरह तुलसी का सुंदरकांड, रामचरितमानस का, और कवितावली का उत्तरकांड, ये पढ़ना है। जायसी के पद्मावत का सिंघलद्वीप खंड और नागमती वियोग खंड। पद्मावत उनकी रचना है जिसको कई खंडों में बांटा गया है। इसका हमें 2 खंड पढ़ना है, सिंघलद्वीप खंड और नागमती वियोग खंड। इस पुस्तक का संपादन किया था श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। वैसे ही बिहारी के बिहारी रत्नाकर पढ़ना है। बिहारी रत्नाकर, इसका संपादन रत्नाकर जी ने किया है, और इसके आरंभिक 100 दोहों को पढ़ना है, जैसा कबीर और सूर के केस में था। ठीक है। आगे मैथिली शरण गुप्त हैं, उनकी भारत भारती, ये कविता की एक लंबी कविता की किताब है, आपको पढ़ना है। उसी तरह जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, ये बहुत लंबी कविता है, इसमें कई सर्ग हैं। इन कई सर्गों में से आपको सिर्फ 2 सर्ग पढ़ने हैं, जैसे एक चिंता सर्ग और एक श्रद्धा सर्ग। निराला की एक रचना है, एक कविता है राम की शक्ति पूजा, और एक और कविता है कुकुरमुत्ता। इन दो कविताओं को पढ़ना है। वैसे ही दिनकर की एक पुस्तक है कुरुक्षेत्र, इस पुस्तक को पढ़नी है, ये कविता की पुस्तक है। अज्ञेय का एक कविता है असाध्य विना, इसको पढ़नी है। मुक्तिबोध की कविता है ब्रह्मराक्षस, इसको पढ़ना है। और नागार्जुन की कविता है बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, और तीसरा हरिजन गाथा। ये तीनों छोटी छोटी कविताएं हैं, इन तीनों को पढ़नी है। अब आते हैं पेपर 2 का दूसरा हिस्सा, जिसको गद्य साहित्य कहते हैं। ठीक है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु का भारत दुर्दशा, ये एक नाटक है। ठीक है। ये 10-12 पन्नों का नाटक है, ये आपको पढ़ना है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, ये भी एक नाटक है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, 2 निबंध आपको पढ़ना है, कविता क्या है
और श्रद्धा भक्ति। चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 क्या है? ये एक मोटी पुस्तक है निबंध की। इस पुस्तक में कई सारे निबंध लिखे हुए हैं, लेकिन उन निबंधों में से आपको केवल 2 निबंध पढ़ने हैं। और निबंध का शीर्षक क्या है, कविता क्या है? पहले का शीर्षक है, दूसरे का शीर्षक है श्रद्धा भक्ति। ठीक है, तो ये आपको 2 निबंध पढ़ने हैं शुक्ल जी के। इसके अलावा एक निबंध की पुस्तक है जिसका नाम है निबंध निलय। इस पुस्तक का संपादक हैं डॉक्टर सत्येंद्र। इस पुस्तक में आपको बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय और कुबेरनाथ, इनके लिखे निबंधों को पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रमुख कथा साहित्य के रचनाकार हैं प्रेमचंद। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखा है। तो इनका गोदान एक उपन्यास है और एक पुस्तक जिसके संपादक हैं अमृत राय, उन्होंने एक पुस्तक संपादित किया है जिसका शीर्षक है प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। इसमें करीब 16 या 17 कहानियाँ हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इन सारे कहानियों को आपको पढ़ना है, टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ना है। इसके बाद आते हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इनका एक नाटक है स्कंदगुप्त, ये एक ऐतिहासिक नाटक है, इसको हमको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं यशपाल। यशपाल का एक उपन्यास है जिसका नाम है दिव्या। दिव्या की भाषा थोड़ी जटिल है, थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो ये उपन्यास आपको बेहद रोचक लगेगा। अगले हैं रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। इनका एक उपन्यास है मैला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास किसको कहते हैं ये हम तब जानेंगे जब हम उपन्यास पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है महाभोज। ये एक राजनीतिक उपन्यास है। और अंत में आता है राजेंद्र यादव के संपादन में लिखी एक पुस्तक जिसका नाम है एक दुनिया समानांतर। इसमें मेरे ख्याल से 24 शायद कहानियाँ हैं, कंफर्म नहीं हूँ, एक बार देखना है। इसकी सारी कहानियाँ पढ़नी हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का लिंक क्या है, कैसे आप दोनों को साइड बाय साइड एक साथ लेकर चलेंगे। तो देखिए, अगर हम पेपर 2 का खंड का देखें तो यहाँ आपको कबीर दिखेंगे, सूरदास, तुलसी और जयसी दिखते हैं। अगर आप पेपर 1 में आते हैं तो भक्ति काल में आपको यही 4 कवि नज़र आएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्या है, तो फिर इस दोनों पेपर में डिफरेंस क्या है? तो बात ये है कि जब आप पेपर 1 में इन चारों को पढ़ेंगे तो आप जनरलिस्ट किस्म से पढ़ेंगे, मतलब आपको कबीर के बारे में बहुत लगभग सारी बातें जाननी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानना है। आपको विशेष रूप से किसी कबीर के किसी रचना को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको कबीर को पढ़ना है, जायसी को पढ़ना है, सूर को पढ़ना है, तुलसी को पढ़ना है। तुलसी साहित्य का क्या समाज पर योगदान रहा है ये पढ़ना है। तुलसी साहित्य की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, उसकी भाषा कैसी है, उसका शिल्प कैसा है। ठीक है, ये पढ़ना है। वैसे ही आपको जयसी को लेकर पढ़ना है, वैसे ही सूरदास को लेकर पढ़ना है, सूर की भाषा क्या है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। लेकिन जब आप सूर को पेपर 2 में पढ़ेंगे, जब आप सूरदास को पेपर 2 में पढ़ेंगे तो आप उनकी किसी विशेष रचना को पढ़ेंगे। जैसे आप भ्रमर गीत सार में लिखे आरंभिक 100 पदों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 में जो हम पढ़ते हैं वो किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ते हैं, और पेपर 1 में जो पढ़ते हैं हम उस रचनाकार को पढ़ते हैं, उस रचनाकार की विशेषताओं को पढ़ते हैं, विशेषताओं को जानते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप पेपर 1 के रीतिकाल में देखेंगे तो आपको एक कवि नज़र आएगा बिहारी। ये बिहारी आपको पेपर 2 में भी नज़र आएंगे।
पेपर 1 में आपको फिर से वही काम करना है। रीतिकाल में बिहारी का क्या योगदान है, रीतिकाल को डिफाइन करने में बिहारी की क्या भूमिका रही है, बिहारी का काव्य कैसा है, उनकी भाषा कैसी है, उनका सौंदर्य कैसा है, शिल्प कैसा है, आपको ये सब पढ़ना है। लेकिन जब आप पेपर 2 में आएंगे तो आप बिहारी रत्नाकर के आरंभिक 100 दोहों को पार्टिकुलरली पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आपको विशेष रूप से उन कविताओं, उन दोहों को पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप आधुनिक काल में देखते हैं तो आधुनिक काल के कई कवि पेपर 1 में भी मिलेंगे और आपको पेपर 2 में भी मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला यहाँ भी हैं, महादेवी वर्मा यहाँ हैं, वहाँ नहीं है, दिनकर यहाँ भी हैं, अज्ञे यहाँ भी हैं, मुक्तिबोध यहाँ भी हैं, नागार्जुन यहाँ भी हैं। तो पेपर 1 में नागार्जुन को लेकर क्या पढ़ना है, पेपर 2 में नागार्जुन को लेकर क्या पढ़ना है। तो पेपर 2 का जो सिलेबस वो स्पेसिफिक है। पेपर 2 में नागार्जुन को लेकर आपको 3 कविताएं पढ़नी हैं। वहाँ अगर सवाल आएगा तो ये आएगा कि नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है का शिल्प कैसा है, उस पर चर्चा करें। ठीक है, या फिर ये सवाल आएगा कि नागार्जुन के हरिजन गाथा कविता की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालें। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह का प्रश्न पेपर 1 में आएगा तो वहाँ सवाल आएगा कि नागार्जुन की सामाजिक चेतना क्या है। तो वहाँ आपको हरिजन गाथा से का भी संदर्भ लेते हुए उत्तर देना है, और इसके अलावा नागार्जुन की कुछ अन्य कविताएं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होगी उसको भी आपको जहन में रखना है, उनका भी जिक्र करना है और उनका भी संदर्भ लेते हुए अपना उत्तर को पूरा करना है। ठीक है, और ये बात सभी कवियों पर लागू होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेपर 1 के कथा साहित्य और पेपर 2 का गद्य साहित्य में क्या लिंक बैठता है। तो देखिए, कथा साहित्य में कुछ प्रमुख उपन्यासकारों का नाम यहाँ आप देख रहे हैं। इन उपन्यासकारों में से प्रेमचंद, यशपाल, रेणु, इन तीनों को हमको पेपर 2 में भी पढ़ना है। तो अगर हम पेपर 1 में प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के उपन्यास में यथार्थवाद पर प्रकाश डालें, इस तरह का सवाल आएगा। एक जनरलिस्ट किस्म का सवाल आएगा, उपन्यासकार प्रेमचंद पर टिप्पणी लिखें। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को लेकर टिप्पणी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों को लेकर भी टिप्पणी, जैसे कि प्रेमचंद ने सेवा सदन नामक उपन्यास लिखा है, निर्मला नामक उपन्यास लिखा है, गबन नामक उपन्यास लिखा है जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं उनमें जाहिर होती हैं। इसके अलावा और भी कई रचनाएं हैं, जैसे कायाकल्प है जिसमें सांप्रदायिकता की जो परेशानी है, सांप्रदायिकता की जो चुनौती है, उसको लेकर चर्चा आपको नज़र आएगी। तो जब हम प्रेमचंद के उपन्यास कला को लेकर सवाल आएगा तो हमको इन अन्य उपन्यासों पर का भी थोड़ा थोड़ा संदर्भ और थोड़ा थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा अपने उत्तर को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अगर पेपर 2 में प्रेमचंद को लेकर सवाल आएगा तो वो स्पेसिफिक गोदान को लेकर आएगा। जैसे गोदान में पीढ़ी संघर्ष, जैसे गोदान में सामंतवाद और पूंजीवाद को लेकर जो चित्रण किया गया है उस पर सवाल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पेपर 1 में आएगा तो ऐसा आ सकता है कि प्रेमचंद की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालें। तो यहाँ आपको प्रेमचंद से जुड़े जितने सामाजिक कहानियाँ हैं उनको थोड़ा सा जिक्र कर देंगे, सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई जो उनका उपन्यास है उनका भी जिक्र कर देंगे। ठीक है, उसी तरह अगर प्रमुख कहानीकारों की बात करें तो प्रेमचंद पेपर 1 में भी हैं, पेपर 2 में भी हैं। जयशंकर प्रसाद का कोई कहानी हमको पेपर 2 में नहीं पढ़ना है, अज्ञे की कोई कहानी पेपर 2 में शायद नहीं पढ़नी है,
मे बी एक दुनिया समानांतर में होगा, देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो प्रेमचंद की तो पूरी की पूरी पुस्तक ही पढ़नी है, जिसका नाम ही है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। ठीक है, तो यहाँ से लिंक बैठता है। लिंक क्या बैठता है कि आपको हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ लेना है, मतलब एक बैकग्राउंड तैयार कर लेना है कि हिंदी का कहानी है क्या, का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी कहानी का स्वरूप कैसा था, प्रेमचंद के युग में कैसा रहा, और प्रेमचंद उत्तर युग में कैसा उसका स्वरूप रहा है। तो ये एक कहानी का ओवरऑल इतिहास आप जान लेंगे। फिर कुछ कहानियों को पढ़ लेंगे। कौन से कहानियों को पढ़ लेंगे? जो पेपर 2 में लिखा हुआ है उन कहानियों को पढ़ लेंगे। जैसे पेपर 2 में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं और एक दुनिया समानांतर की कुछ 20-24 कहानियाँ हैं, उनको पढ़ लेंगे। उसी तरह जब उपन्यास का बात होगा तो उपन्यास में भी ऐसा ही होगा। हम उपन्यास का बेस तैयार करेंगे, उपन्यास क्या है, उपन्यास और यथार्थवाद क्या है, उपन्यास और आदर्शवाद क्या है, ये पूरा बेस तैयार कर लेंगे। उपन्यास प्रेमचंद पूर्व उपन्यास युग का के समय का उपन्यास कैसा था, प्रेमचंद युग के समय उपन्यास का स्वरूप कैसा था, प्रेमचंद के बाद उपन्यास का स्वरूप कैसा रहा, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ उपन्यासों को पढ़ लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कौन कौन से उपन्यास, ये चारों, यशपाल के दिव्या, मैलांचल, महाभूज और राजन, और सॉरी ये नहीं है, और एक ये है प्रेमचंद का गोदान। ठीक है, वैसे ही अगर आप तीसरे पार्ट में आते हैं नाटक खंड में, तो यहाँ भी वैसे ही है। पूरा नाटक का इतिहास जान लीजिए, बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए, और फिर कुछ नाटककारों को पेपर 1 में पढ़ लीजिए, उनकी प्रमुख नाटकें कौन कौन सी हैं, मंचीयता की दृष्टि से उनके नाटकों का स्वरूप कैसा रहा है वो जान लीजिए। और इनमें से कुछ नाटककार जैसे प्रसाद और मोहन राकेश, ये दोनों आपको पेपर 2 में भी मिल जाएंगे। तो पेपर 2 में प्रसाद का आपको स्कंदगुप्त पढ़ना है, तो पेपर 2 में जो सवाल आएगा वो स्कंदगुप्त पर स्पेसिफिक आएगा। मोहन राकेश का एक है आषाढ़ का एक दिन, तो पेपर 2 में जो सवाल आएगा वो आषाढ़ का एक दिन नाटक पर स्पेसिफिकली आएगा। ठीक है, जहाँ तक आलोचना की बात है तो ये मूलतः पेपर 1 का ही हिस्सा है। इसका पेपर 2 से बहुत लिंक डायरेक्ट नहीं बैठता, लेकिन इन आलोचकों ने साहित्यिक कृतियों की आलोचनाएं करी हैं, उस पर कुछ टीकाएं लिखी हैं। तो अगर आप अपने उत्तर में उन टीकाओं का जिक्र करते हैं तो इससे आपके उत्तर की गुणवत्ता ज़्यादा बेहतर होती है, इससे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ती है। तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, नहीं तो वैसे डायरेक्ट लिंक नहीं बैठता है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य कुछ अन्य गद्य की विधाएँ हैं, जैसे ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 1 आध 2 4 पेज का, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये रहा सिलेबस का पूरा ढांचा, कैसे पेपर 1 पेपर 2 आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी रणनीति क्या होगी। हमारी रणनीति वैसे ही होगी जो सबसे बेस्ट सूट करता हो सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कथा साहित्य के कहानी खंड से। कहाँ से शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे कहानी खंड से। ठीक है, कहानी खंड में हम इतिहास पढ़ेंगे, बैकग्राउंड तैयार करेंगे अपना कि कहानी है क्या वास्तव में। ठीक है, हिंदी कहानी की विभिन्न प्रवृत्तियाँ क्या हैं, हिंदी कहानी की विशेषताएं क्या हैं, अन्य कहानियों से कैसे अलग है, कहानी के विकास में प्रेमचंद का क्या योगदान है। जो जनरलाइज्ड सवाल हैं उन सब को पढ़ेंगे, उन सब का अध्ययन करेंगे। और एक बार जब मेरा पेपर 1 का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर जाएंगे पेपर 2 में, यानी हम एक दुनिया समानांतर की जो कहानियाँ हैं उनको ख़त्म करेंगे और प्रेमचंद्र की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं उनको जानेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इसी तरह हम उपन्यास खंड शुरू करेंगे। ठीक है,
उपन्यास खंड में भी हम सबसे पहले पेपर 1 का जो हिस्सा है उसको पढ़ेंगे, यानी अपना बेस तैयार करेंगे। उपन्यास क्या है, उपन्यास का इतिहास क्या है, उपन्यास और यथार्थवाद पर लेकर कई बार टिप्पणियाँ आती हैं, उसको जानना पड़ेगा। उपन्यास प्रेमचंद से पहले उसकी क्या स्थिति थी, प्रेमचंद के बाद क्या है, प्रेमचंद के दौर में कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार हुए, हम वो जानेंगे। और एक बार जब हम उपन्यास का पूरा इतिहास पढ़ लेंगे, एक बैकग्राउंड बेस तैयार कर लेंगे, उपन्यास के जैसे मूल कौन कौन से तत्व होते हैं, एक अच्छा उपन्यास होने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो सब जान लेंगे। तो फिर हम पेपर 2 का जो हिस्सा है इसी में उपन्यास को लेके, जैसे 4 उपन्यास हमको पढ़ने हैं, गोदान, मैला आंचल, महाभोज, और दिव्या। तो उसके बाद हम ये 4 उपन्यास पढ़ लेंगे और इनको पढ़ते वक्त हमने जो बैकग्राउंड तैयार किया था कि उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं, उसको उपन्यास के साथ मैच करा कर देखेंगे कि क्या उन तत्वों पर हमारा उपन्यास फिट बैठता है, नहीं बैठता है। ठीक है, तो ऐसी रहेगी हमारी रणनीति। ठीक है, हम कहानी खंड से शुरू करेंगे और उपन्यास खंड में जाएंगे, उसके बाद आगे हम तय करेंगे कि आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा लगभग सिलेबस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन, और साथ ही हमारी अपनी रणनीति क्या होगी सिलेबस को कवर करने के लिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो बेसिकली सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा। उसमें हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को, जिसका उपयोग लगातार आप पूरे पाठ्यक्रम के दौरान करेंगे। जैसे वाङ्मय क्या होता है, वाङ्मय के 3 भेद कौन कौन से हैं, वार्ता क्या है, शास्त्र क्या है, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो वास्तव में साहित्य क्या है। ठीक है, साहित्य किसको कहते हैं, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, इस तरह के शब्द आपको लगातार मिलेंगे पूरे साहित्य के दौरान, तो हम उन शब्दों को जानेंगे। हम सौंदर्य शास्त्र को जानेंगे, एस्थेटिक्स क्या है उसको जानेंगे। हम साहित्य की अलग अलग विधाओं को जानेंगे, जैसे पद्य किसको कहते हैं, गद्य किसको कहते हैं, चंपू काव्य क्या है। ठीक है, कैसे व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर कर लय बनाया जाता है। ठीक है, हम गद्य की अलग अलग विधाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कथात्मक गद्य किसको कहते हैं, दृश्य प्रधान गद्य क्या है, विचार प्रधान गद्य क्या है, और गद्य की कुछ अन्य विधाएं, जैसे डायरी लेखन भी गद्य की एक विधा है। ठीक है, तो हम ये बेसिक चीज़ डालेंगे कल के, इसके बाद के जो भी पहला लेक्चर, जो भी वीडियो आएगा, जब भी आए, 2 दिन के बाद में आएगा। तो ये रहा नेक्स्ट लेक्चर का प्रारूप, और उसके बाद से जो लेक्चर आएगा वो पूरी तरह से सिलेबस को डेडिकेटेड होगा, और वहाँ से हम कहानी खंड को शुरू करेंगे। हम जानेंगे कहानी क्या है। ठीक है, आदर्शवादी कहानी क्या है, नैतिकतावादी कहानी क्या है, एडगर एलन पो का कहानी को लेकर क्या परिभाषा उन्होंने दी है, हम ये सब जानेंगे। तो आएंगे धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। ठीक है, और अपने सिलेबस को कवर करने के दौरान हम बीच बीच में PYQs भी करते जाएंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक ऑलरेडी इस PDF में दिया हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। यहाँ पे हम डेली प्रयास करेंगे कि एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाए, कुछ सिलेबस कवर हो जाने के बाद एक मेंस का क्वेश्चन देंगे, आप उस पर अपनी आंसर राइटिंग के लिए फीडबैक दीजिए, भेजिए,
हम उस पर अपनी टिप्पणियाँ फीडबैक देंगे। वहाँ पे हम आपसे अपने भी डॉक्यूमेंट्स साझा करेंगे, जो मैंने अपने समय में आंसर राइटिंग करी थी वो सब भी साझा करेंगे। ठीक है, तो वो ख़त्म करते हैं आज का पूरा चर्चा। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।